अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल्स पर जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं उसके बारे में, उनके क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके अलावा आपको एमसीक्यूज़ को सोल्व कर कर आपको गाइड किया गया है। तो क्योंकि अब लास्ट पेपर है क्लास 9th का कंप्यूटर का, तो उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको आपसे डिस्कस करते हैं। अगर आप ये टॉपिक पूरा सुनते हैं, ये लेक्चर पूरा सुनते हैं, तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन समझ आएंगे और आप आसानी से अपने क्वेश्चन पेपर को, जो आपका फ़ाइनल पेपर है, उसको सोल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्यूएशन ऑफ द कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन की एवेल्यूएशन क्या है? तो आपको पता है कंप्यूटर एवेल्यूएशन फर्स्ट जनरेशन से शुरू हुई, उसके बाद आज के दौर की एआई जनरेशन तक है। तो मैंने कुछ इसको शॉर्ट सा एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट जनरेशन क्या है? 1940 से 1956 का इसका टाइम था। फिर वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ की गई, जो बहुत बड़े साइज़ का था, वेरी लार्ज साइज़ का था। फिर हाई पावर कंजम्पशन, ये बहुत ज़्यादा हाई पावर कंज्यूम करता था, और इसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। आम इंसान के लिए उसको समझना तकरीबन नामुमकिन है। फिर आती है सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हैं। उसमें इसका टाइम पीरियड जो था वो 1956 से 1963 था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। ये स्मॉलर भी था और फास्टर भी था। इसके अलावा लेस हीट प्रोड्यूस करता था, और इसमें असम्बली लैंग्वेज क्या होती थी, यूज़ होती थी। असम्बली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। असम्बली लैंग्वेज जिसको आप मैनमोनिक लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है इसको। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फिर 1964 से लेकर 1971 तक चली। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज़ थी। फिर मोर रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल था। ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस, फिर नए ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए। हाई स्पीड परफॉर्मेंस इसने आपको दी। फिर इसके बाद आगे एवेल्यूएशन हुई तो आप फोर्थ जनरेशन पर मूव कर गए। फोर्थ जनरेशन फिर 1971 से प्रेजेंट आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। तो फोर्थ जनरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट जनरेशन है। तो आप में से ज़्यादातर लोग आज भी अपने घरों में जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन का ही है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, जिसको आप प्रोसेसर भी सिंपली कहते हैं या सीपीयू भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर डेवलप, ये एक पर्सनल कंप्यूटर था, यानी आप पर्सनली इसको होम यूज़ के लिए या पर्सनली ऑफिस यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर वेरी स्मॉल साइज़, ये छोटे से साइज़ का है। एक टेबल के ऊपर आसानी से ये इसको आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फिर GUI इंट्रोड्यूस, ग्राफिक यूज़र इंट्रोड्यूस, ये बहुत बड़ी एक एवेल्यूएशन थी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि बग़ैर कम नॉलेज रखने वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्चर्स को देखकर। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आई, जो प्रेजेंट्स भी है और फ्यूचर भी है, यानी इसकी कुछ चीज़ें प्रेजेंट में मौजूद हैं और कुछ इन फ्यूचर आपके पास आ जाएंगी। और सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है क्या? ये सारा बेस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, यानी AI पर। इसमें रोबोटिक्स भी हैं, कुछ रोबोटिक्स आपके पास मौजूद हैं, और ये पैरेलल प्रोसेसिंग के तौर पर वर्क करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी ये समझता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है सिस्टम एंड टाइप्स। सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ सिस्टम, और इसकी टाइप्स आपने बतानी है। तो सिस्टम अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ गोल्स। सिस्टम कहते कैसे हैं कि जब कुछ चीज़ें मिलकर किसी ख़ास चीज़ के लिए काम करती हैं तो उसको आप सिस्टम कहते हैं। और इसकी टाइप्स क्या हैं? तो इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक नेचुरल सिस्टम है और एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। तो इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस आपने बताना है। तो नेचुरल क्रिएटेड बाय नेचर, नेचुरल निकला ही नेचर से है। तो जो चीज़ें नेचर ने बनाई हैं, कुदरत ने बनाई हैं, उनको आप कहते हैं कि ये नेचुरल सिस्टम है, जिसमें आपका सोलर सिस्टम, ठीक है, जो नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। फिर आर्टिफिशियल, जो आपने आर्टिफिशियली मसनूई बनाई है, मैन मेड, यानी हमारी बनाई हुई हैं, जैसा कि आपका कंप्यूटर सिस्टम, जैसे आपका नेचुरल सिस्टम सोलर सिस्टम, जैसे आपका निज़ाम शमसी जिसको आप कहते हैं। ठीक हो गया। और आर्टिफिशियल मैन मेड है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम आपका। ठीक हो गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 है माइक्रो प्रोसेसर। आपने इस पर शॉर्ट सा नोट लिखना है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ स्मॉल चिप, ये एक छोटी सी चिप है दैट एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के ब्रेन के तौर पर काम करती है एज परफॉर्म ऑल प्रोसेसिंग टास्क। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी टास्क रन हो रहे हैं वो सारे परफॉर्म करने वाला क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर को इसीलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अभी ऊपर आपने पढ़ा भी है 4th जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड साइज़ क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वर्ड साइज़ इज़ द नंबर ऑफ बिट प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट वन टाइम। वर्ड साइज़ का मतलब ये है कि कंप्यूटर का प्रोसेसर एक वक्त में कितनी बिट्स को परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। अगर लार्ज वर्ड साइज़ होगा तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और अगर आपका लार्ज वर्ड साइज़ नहीं है, स्मॉल वर्ड साइज़ है, तो जो आपकी परफॉर्मेंस होगी कंप्यूटर की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फास्टर परफॉर्मेंस है और लार्ज वर्ड साइज़ है तो आपका हैंडल करेगा कंप्यूटर मोर डाटा। फिर पाइपलाइनिंग है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर्स में भी आया हुआ है। पाइपलाइनिंग क्या है। पाइपलाइनिंग इज़ अ टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस सिमल्टेनियसली इन स्टेज इंक्रीजिंग सीपीयू एफिशिएंसी एंड स्पीड। अच्छा, पाइपलाइनिंग का जो प्रोसेस है ना, अगर आपने अपनी बुक में रीड किया हो तो पाइपलाइनिंग सेम ऐसे ही है जैसे आप इन रियल वर्ल्ड पाइपलाइनिंग देखते हैं। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग एक टेक्निक है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करवाया जाता है सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में। यानी आपने एक ही वक्त में कंप्यूटर के सीपीयू से प्रोसेसिंग करवानी है और मल्टीपल पाइप्स हैं उसके ज़रिए से आपने उनको ट्रांसफ़र करवाना है मुख्तलिफ स्टेजेस पर। तो ये क्या करेगा, इससे एफिशिएंसी ऑफ द सीपीयू और स्पीड ऑफ द सीपीयू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपका कंप्यूटर वर्किंग क्या कर देगा, तेज़ कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इम्पैक्ट वर्सेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट नाम से ही जाहिर है, इम्पैक्ट वो प्रिंटर होगा जो स्ट्राइक करेगा, ठीक हो गया, और नॉन इम्पैक्ट जो स्ट्राइक के बगैर होगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट बाय स्ट्राइकिंग रिबन इजी डॉट मैट्रिक्स, इसकी एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स है, ये स्ट्राइक्स कर प्रिंट करता है। और नॉन इम्पैक्ट नॉन फिजिकल कंटैक्ट, ये फिजिकल कंटैक्ट नहीं करता बल्कि लेज़र प्रिंट है और लेज़र के ज़रिए क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। रैम वर्सेस रोम। रैम और रोम में क्या फ़र्क है। रैम क्या है, रैम इज़ अ वोलेटाइल, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। रोम इज़ नॉन वोलेटाइल, जबकि रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है। रैम इज़ अ टेम्परेरी, रैम टेम्परेरी मेमोरी है, और रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी है। ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट से दो डिफरेंस मैंने आपको लिख दी हैं। अगर आप चाहें तो आपकी बुक में इसको और भी एक्सप्लेन फर्दर किया गया है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है। A computer design where data and instruction are stored in same memory and processed by CPU। कंप्यूटर डिज़ाइन ऐसा जिसमें वे डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जहाँ डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती हैं सेम मेमोरी लोकेशन पर, एंड प्रोसेस बाय सीपीयू, और उसको सीपीयू प्रोसेस करता है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। हार्डवेयर इंजीनियरिंग नाम से ही जाहिर है, जो हार्डवेयर के इंजीनियर होंगे, जो हार्डवेयर बनाने वाले होंगे, जो हार्डवेयर रिपेयर करने वाले होंगे, उनको हार्डवेयर इंजीनियर्स कहा जाएगा। ठीक है, तो हार्डवेयर डील्स विद फिजिकल पार्ट, जो फिजिकल पार्ट से डील करने वाले लोग हैं वो हार्डवेयर इंजीनियर कहलाएंगे। यानी हार्डवेयर को रिपेयर, हार्डवेयर को मेंटेन, हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करने वाले। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होंगे, जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस देखेंगे और सॉफ्टवेयर के साथ डील्स करेंगे। डील्स विद प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन, जो प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन के साथ डील्स करेंगे उनको आप क्या कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। फिर उसके बाद वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अभी आपने ऊपर पढ़ा है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वही इसने भी लिखा है लॉसेस डाटा व्हेन पावर ऑफ। जैसे ही पावर ऑफ होगी तो डाटा लॉस हो जाएगा, उसको रैम कहते हैं। और नॉन वोलेटाइल वो होती है जिसमें आपका डाटा लॉस नहीं होता, जब आपकी क्या कहते हैं, पावर ऑफ भी हो जाए, जैसे रोम और हार्ड ड्राइव। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी वर्सेस कैचे मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, और कैचे मेमोरी कौन सी है। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिक मेमोरी जो आपकी है वो मेन मेमोरी है, जिसको आप रैम कहते हैं, जिस पर आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हो रही होती है। कोई भी आपने टास्क परफॉर्म करना है तो उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो रैम पर हो रही होती है। फिर उसके बाद सेकेंड वन है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, जो आपकी स्टोरेज है, जिस पर आप अपने कंप्यूटर के डाटा को सेव करते हैं इन फ्यूचर यूज़ के लिए। यानी आप फ्यूचर में अगर किसी डाटा को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको स्टोर करते हैं किस पर, सेकेंडरी मेमोरी पर।
फिर लास्ट वन है कैचे मेमोरी। तो ये वेरी फास्ट मेमोरी है, नियर टू सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के करीब होती है या सीपीयू में इंस्टॉल होती है। तो सीपीयू जिस मेमोरी पर वर्क कर रहा होता है वो कैचे मेमोरी, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी है। फिर उसके बाद बिट और बाइट में क्या फ़र्क है? तो सबसे छोटा यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो बिट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। 0 और 1 ये दो जो आपके नंबर्स हैं 0 और 1, इनको आप बिट कहते हैं। तो फिर 8 बिट्स जब आपस में मिलते हैं, कंबाइन 8 बिट्स दैट मेक अ बाइट। तो 8 बिट यानी 0 और 1 एक बिट, तो 0 और 1 को आप क्या करेंगे 8 टाइम मिलाएंगे, तो फिर आपके पास क्या बनेगा, एक बाइट, ठीक हो गया, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। फिर उसके बाद मेमोरी वर्ड वर्सेस वर्ड साइज़। मेमोरी वर्ड क्या है और वर्ड साइज़ क्या है? मेमोरी वर्ड ग्रुप ऑफ बिट्स स्टोर। मेमोरी वर्ड का मतलब क्या है कि जहाँ ग्रुप्स ऑफ बिट्स क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। जबकि वर्ड साइज़ क्या है? बिट प्रोसेस बाय सीपीयू। जो बिट्स सीपीयू प्रोसेस करता है उसको आप क्या कहते हैं, वर्ड साइज़। हमने ऊपर वर्ड साइज़ क्वेश्चन भी पढ़ा है। फिर उसके बाद आ जाता है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन क्या है? डाटा ट्रांसमिटेड थ्रू अ सिग्नल वाई अ कम्युनिकेशन चैनल। डाटा ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू अ सिग्नल्स की मदद से वाया कम्युनिकेशन चैनल, किसी चैनल कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए, लाइक केबल्स और वायरलेस मीडिया। वो केबल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। इसको आप क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसमिशन। यानी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, चाहे वो वाईफाई के सिग्नल हो, चाहे वो कोई केबल हो, ठीक हो गया, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, डाटा ट्रांसमिशन। कोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो कोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं जी आपका इनपुट यूनिट जो इनपुट लेता है, आउटपुट यूनिट जो आपको प्रेजेंटेशन देता है, सीपीयू जो वर्क करता है, और मेमोरी जिस पर आप डाटा सेव करते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है रिंग टोपोलॉजी क्या है? रिंग टोपोलॉजी, इसके फीचर्स हैं जी, डाटा मूव्स इन वन डायरेक्शन। रिंग टोपोलॉजी बिल्कुल रिंग की शक्ल का होता है, ठीक है, और डाटा इसमें एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ईच नोड कनेक्ट इन अ सर्कल। हर नोड कनेक्ट होता है सर्कल्स के अंदर। और इसके नुकसानात क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं? फेलियर ऑफ वन नोड अफेक्ट नेटवर्क। अगर एक भी नोड फेल हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। इसमें से ट्रबल शूट निकालना, यानी इसमें से गलतियों को निकालना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम। सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, फ़ायदे क्या हैं, ठीक हो गया। तो नेचुरल अगर है तो मेंटेन बैलेंस इन नेचर, बैलेंस रहेगा नेचर में। और आर्टिफिशियल है तो सोल्व ह्यूमन प्रॉब्लम, हमारे ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। सॉफ्टवेयर क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं? तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। टाइप्स इसके क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर एप्लीकेशन वर्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी हार्डवेयर डिवाइस के लिए ज़रूरी है। यानी विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। इसकी एग्जांपल इसी तरह है जैसे आपका अगर मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल लें तो एंड्रॉयड। विदाउट द एंड्रॉयड, अगर आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से आपका मोबाइल किसी काम का नहीं है। वो एक सिर्फ हार्डवेयर है, और वो भी फजूल हार्डवेयर है जो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए जो ज़रूरी है वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर जो है ज़रूरी है, ठीक है, जैसा कि आपकी विंडोज़, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी विदाउट दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट बी वर्क एनीथिंग। यानी कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, हार्डवेयर की तमाम मैनेजमेंट, हार्डवेयर की तमाम वर्किंग कंट्रोल करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल इसने ओएस लिखी है, आप मैकिन्टॉश भी लिख सकते हैं, आप क्या उसको कहते हैं, विंडोज़ भी लिख सकते हैं, आप एंड्रॉयड भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो नीड ऑफ़ द यूज़र है, यानी अगर तो यूज़र की ज़रूरत है तो वो इसको इंस्टॉल कर सकता है, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो ज़रूरत के मुताबिक यूज़र क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो यूज़र इंस्टॉल नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। परफॉर्मेंस यूज़र टास्क, इसका परफॉर्म्स किस पर है, यूज़र के टास्क पर। अगर ज़रूरत ऑफ यूज़र है
तो फिर वो इंस्टॉल कर लेगा। जैसे इसने एग्जांपल दिया MS वर्ड, इसी तरह मुख्तलिफ गेम्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। अगर आपकी नीड है तो आप इसको क्या करेंगे, हासिल कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी आपका कंप्यूटर क्या करेगा, वर्क करेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ बसेस क्यों ज़रूरी हैं? बसेस ट्रांसफ़र डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। बसेस जैसे आपके रियल वर्ल्ड में बसेस नहीं है, सेम वही काम है कंप्यूटर के अंदर जो बसेस हैं उनका। बसेस का भी काम क्या है, ट्रांसफ़र डाटा इनसाइड द कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर के अंदर जो आपका मदर बोर्ड है उसके अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डाटा ट्रांसफ़र करना किसका काम है, बसेस का। फिर बसेस की टाइप्स हैं, एक डाटा बस है, फिर दूसरी एड्रेस बस है। ठीक है, डाटा बस वो बस होगी जो डाटा लेकर जाएगी, और एड्रेस बस उस डाटा बस को एड्रेस बताएगी कि इस एड्रेस पर आपने डाटा को डिलीवर करना है। फिर उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस और इसके कंपैरिजन आपने करने हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं आपके पास? हार्ड डिस्क ड्राइव है, लार्ज कैपेसिटी रखता है और स्लोवर है लेकिन, ठीक है। फिर SSD है, फास्टर है लेकिन लेस कैपेसिटी रखता है। फिर उसके बाद लिंकर वर्सेस लोडर। लिंकर क्या है और लोडर क्या है? लिंकर लिंक से निकला है, तो लिंक का मतलब ही क्या होता है, लिंक बनाना, तो कंबाइन करना प्रोग्राम्स और फाइल्स को, ये लिंकर का काम। और लोडर लोड करवाना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए CPU पर लोड करवाना या रैम पर फॉर एग्जांपल लोड करवाना। लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी, यानी आपकी रैम के ऊपर प्रोग्राम को लोड करवाना ताकि वो क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, कंपाइलर वर्सेस असम्बलर। कंपाइलर क्या होता है और असम्बलर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है ये IDE प्रोग्राम का हिस्सा है, और IDE प्रोग्राम के अंदर इसका काम क्या होता है, डिकोडिंग करना। ठीक हो गया। कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज, ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, डिकम्पोज या आप इसको कह सकते हैं ट्रांसलेट करता है प्रोग्रामिंग को। आपने हाई लेवल, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो मशीन लैंग्वेज के लिए आपको कंप्यूटर को समझाने के लिए अपने प्रोग्राम को आप जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसको कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो उसको आप किसकी मदद से करते हैं, कंपाइलर के अंदर। फिर असम्बलर का क्या काम होता है, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, असम्बलर। फिर स्ट्रक्चर लैंग्वेज एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन से हैं, इसका सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइट्रेशन, उसमें तब्दीलियाँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हैं? लैंग्वेजेस यूज टू राइट अ प्रोग्राम। वो लैंग्वेजेस, वो तमाम की तमाम लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको आप क्या कहते हैं कि वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में C भी आएगी, जावा भी आएगी, पाइथन भी आएगी, C++ भी आएगी। टाइप्स इसमें लो लेवल भी हैं और हाई लेवल भी हैं। लो लेवल मशीन लैंग्वेजेस हैं और हाई लेवल लैंग्वेज जो ऊपर आपको एग्जांपल दी गई है, C, जावा और पाइथन। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन डिवाइसेस थ्रू अ मीडियम। एक्सचेंज करना डाटा का बिटवीन द डिवाइसेस के दरमियान थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम के अंदर। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन के मोड्स कौन से हैं? एक सिंपलेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। सिंपलेक्स जिसमें डाटा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी सिर्फ डाटा भेजा जाएगा, रिसीव वहाँ से नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल आप रेडियो को भी दे सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन आपकी बुक के अंदर ये मौजूद है क्वेश्चन, अब वहाँ से इसको एक्सप्लेन के साथ देख सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। हाफ डुप्लेक्स वो होता है जिसमें डाटा सेंड भी किया जा सकता है और डाटा रिसीव भी किया जा सकता है, लेकिन जो डाटा सेंड किया जाएगा और जो डाटा रिसीव किया जाएगा वो एक ही वक्त में नहीं होगा। यानी एक वक्त में या तो आप डाटा भेज सकते हैं या डाटा रिसीव कर सकते हैं, उसको आप कहेंगे हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एक सादा सी एग्जांपल आपकी क्या है, वॉकी टॉकी। और दूसरे इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आपका जो ATM मशीन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में भी पूछ सकता है, तो उसमें भी आप एक वक्त में डाटा इंटर करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है और फिर आपके पास आउटपुट आता है, तो उसको भी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहेंगे। जबकि फुल डुप्लेक्स क्या है? फुल डुप्लेक्स में डाटा सेंड भी और डाटा रिसीव भी किया जाता है सिमुलटेनियसली, यानी एक ही वक्त में, ऑन द स्पॉट या ऑन द टाइम, यानी एक ही वक्त में आप डाटा भेज भी रहे हैं, डाटा रिसीव भी कर रहे हैं, तो इसको आप कहते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसकी जो एग्जांपल है वो कंप्यूटर की कम्युनिकेशन है इन द इंटरनेट या इन द नेटवर्क। एक ही वक्त में आपका डाटा जा भी रहा है, आ भी रहा है, तो इसको आप कहेंगे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। या आप व्हाट्सएप पर जो चैटिंग करते हैं तो वो भी फुल डुप्लेक्स में आती है कि आप मैसेज भेज भी रहे हैं, आप मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, इतनी देर में सामने वाले का मैसेज आप तक पहुँच जाता है, तो वो भी क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन।
कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन से हैं? लास्ट पेपर्स में ये 5 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी आया। तो कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या है? सेंडर, डाटा भेजने वाला, रिसीवर, डाटा रिसीव करने वाला, मीडियम, जिस मीडियम के ज़रिए डाटा ने जाना है, फिर मैसेज जो डाटा है आपका, और एट द एंड प्रोटोकॉल। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं आपके डाटा कम्युनिकेशन के। सेंडर हु सेंड्स द डाटा, वो डिवाइस जो डाटा भेजती है उसको आप कहते हैं सेंडर है, या जहाँ से डाटा इनिशियलाइज होता है वो क्या है? सेंडर। और रिसीवर वो डिवाइस जो डाटा रिसीव कर रही है, जिस तक जो डेस्टिनेशन है डाटा की, उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है? रिसीवर। फिर उसके बाद मीडियम, वो रास्ता या वो पाथ जिसके ज़रिए से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है सेंडर से रिसीवर तक, ठीक है, इनिशियल से डेस्टिनेशन तक, उसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? मीडियम। वो एथरनेट केबल भी हो सकती है, वो इंटरनेट केबल भी हो सकती है, वो वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है, तो कोई भी मीडियम हो सकता है। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसने मैसेज को रिप्रेजेंट नहीं किया तो मैसेज भी आता है, आपकी बुक में मैसेज दिया गया। तो मैसेज वो डाटा जो आपने भेजना है, ठीक है, जो डाटा आप ट्रांसमिट करवाना चाह रहे हैं वो मैसेज होता है। तो प्रोटोकॉल, उसके बाद प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके ज़रिए से डाटा ट्रांसमिट किया जाता है उसको आप क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल किसी भी डाटा कम्युनिकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं जिसकी वजह से डाटा आपका ट्रांसमिट होता है उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है? प्रोटोकॉल। क्लाइंट एंड सर्वर वर्सेस पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में आपने बताना है। तो क्लाइंट एंड सर्वर, सेंट्रल सर्वर, इसमें एक सर्वर होता है, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के अंदर, ठीक है। क्लाइंट डाटा रिसीव करते हैं, सर्वर डाटा भेजता है, ठीक हो गया। और सर्वर इसमें मेन कंप्यूटर होता है, जबकि पीयर टू पीयर और इसमें इक्वल नोड्स हैं, ठीक है, और इसमें जो नोड्स हैं आपके वो क्या? इक्वल नोड्स। पीयर टू सेंट्रल सर्वर, अच्छा, क्लाइंट और सर्वर में सिर्फ एक सर्वर है, जबकि पीयर टू पीयर में इक्वल नोड्स हैं, यानी हर कंप्यूटर एक ही वक्त में सर्वर भी है और एक ही वक्त में क्लाइंट भी है। जबकि क्लाइंट एंड सर्वर में क्या होता है कि जो सर्वर होता है वो तमाम क्लाइंट्स को कंट्रोल करता है और क्लाइंट सर्वर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और सर्वर की इजाज़त के बगैर कोई भी क्लाइंट कोई भी वर्क नहीं कर सकता। जबकि पीयर टू पीयर में इक्वल नोड्स हैं, हर कंप्यूटर सर्वर भी है, क्लाइंट भी है, तो वो एक दूसरे को मैनेज भी कर सकते हैं, एक दूसरे का डाटा भी देख सकते हैं, एक दूसरे के तमाम वर्किंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की कितनी टाइप्स हैं? तो नेटवर्क्स की 3 टाइप यहाँ दी गई हैं, एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक हो गया। फिर वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क कौन सा होता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मोबाइलिटी, इजी सेटअप, आसानी से लगाया जा सकता है, और डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? सिक्योरिटी इशू है, इसमें सिक्योरिटी इशू आता है। फिर उसके साथ साथ ये स्लोवर इन स्पीड है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। फिर इसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 है, पैकेट वर्सेस सर्किट स्विचिंग, पैकेट क्या है और सर्किट स्विचिंग क्या है, ठीक हो गया। तो अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ा था मैं, तो डिसएडवांटेजेस में इसके आएगा कि डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं जी? ये सिक्योरिटी इश्यूज़ इसमें आते हैं बहुत से। फिर उसके साथ साथ स्लोवर इन स्पीड है। पैकेट वर्सेस सिक्योरिटी स्विचिंग, पैकेट और सिक्योरिटी स्विचिंग क्या है? तो पैकेट डाटा इन स्मॉल पैकेट्स, डाटा ट्रांसमिट किया जाता है स्मॉल पैकेट्स के अंदर, और सर्किट क्या है? डेडिकेटेड पाथ, एक ख़ास पाथ के अंदर आप डाटा ट्रांसमिट करते हैं। पैकेट स्विचिंग वर्क कैसे करता है? डाटा इज़ डिवाइड इनटू पैकेट, डाटा को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पैकेट्स में, एंड सेंड सेपरेटली, और फिर सेपरेटली, फिर एक एक पैकेट सेंड किया जाता है सेपरेटली, देन रीअसेंबल्ड, और फिर जाकर जहां उसकी डेस्टिनेशन होती है वो रीअसेंबल्ड हो जाता है। नेटवर्क टपोलॉजीज़, नेटवर्क टपोलॉजी क्या है? वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें किसी नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसमिट किया जाता है उसको नेटवर्क टपोलॉजी कहा जाता है। इसके टाइप्स क्या हैं? तो इसकी 4 टाइप हैं, बस टपोलॉजी, स्टार टपोलॉजी, रिंग टपोलॉजी और मैश टपोलॉजी। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। लास्ट टाइम का जो पेपर है, फाइनल पेपर, उसके अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपका इत्तेफाक हो, लास्ट टाइम का जो आपका 2025 का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो रिपीट भी हो सकता है, तो आपने इसको भी लाजमी याद करना है। डिफाइन हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड, डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ओएस,
अच्छा, डिवाइसेस, डिफाइन हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड। डिवाइस कैसे कनेक्ट होती हैं? तो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं किसकी मदद से? टोपोलॉजीज़ की मदद से, ठीक है, नेटवर्क की मदद से। टोपोलॉजीज़ वो नेटवर्क बनाती हैं जिनके ज़रिए से डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ ओएस। ओएस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ओएस, मैनेज हार्डवेयर, ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, रन्स एप्लीकेशन और एप्लीकेशन को रन करता है। फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स मैंने ऊपर आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है और फुल एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि एक चीज़ को फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स क्या है। तो फुल टू वे सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में आप डाटा भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं सिमल्टेनियसली ऑन द सेम टाइम, तो इसको फुल डुप्लेक्स कहेंगे। और हाफ डुप्लेक्स में क्या है? वन डायरेक्शन एट अ टाइम, यानी या डाटा भेज सकते हैं या डाटा रिसीव कर सकते हैं, तो इसको हाफ डुप्लेक्स कहेंगे। सिंप्लेक्स वर्सेस हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या है? सिंप्लेक्स भी आपको ऊपर सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी आपको बताया था कि सिर्फ वन वे डायरेक्शन में डाटा सेंड होगा, और हाफ डुप्लेक्स में भेजा भी जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है, लेकिन नॉट द सेम टाइम। एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस क्या होता है? जिसमें डाटा सेंड किया जाता है लेकिन इर्रेगुलरली, यानी डाटा और सेंड और डेस्टिनेशन के दरमियान जो डाटा सेंडिंग रेट है वो सेम नहीं होती, ठीक है। गैप बिटवीन द डाटा क्या है? सेम नहीं है, इरेगुलर डाटा सेंड किया जाता है। जबकि सिंक्रोनियस में डाटा सेंड ऑन अ फिक्स्ड टाइम ऑफ इंटरवल, जबकि सिंक्रोनियस डाटा ट्रांसमिशन के अंदर जो डाटा सेंड किया जाता है वो फिक्स इंटरवल के अंदर किया जाता है। डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन से हैं? TCP, IP, HTTP और FTP, ये आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ से आप इनको एक्सप्लेन करके रीड कर सकते हैं। इंटरनेट क्या है? अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है, ठीक हो गया। प्रॉस यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। PROS, इसके फ़ायदे क्या हैं? कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कौन से इसके नुकसानात क्या हैं? तो सिक्योरिटी रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की एप्लीकेशंस कौन सी हैं? ईमेल एक एप्लीकेशन है, ब्राउजिंग आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म है जो इसकी एप्लीकेशन है। वायरलेस नेटवर्क के इंपॉर्टेंस क्या है? मोबाइलिटी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और इजी टू इंस्टॉलेशन है। इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं तो इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या हैं? ये फास्ट कम्युनिकेशन देता है, पूरे वर्ल्ड में आप इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? साइबर क्राइम का इशू आ सकता है इसमें, ठीक है, और लोगों को एडिक्शन भी हो जाती है, जैसा कि आपको सोशल मीडिया की एडिक्शन बहुत ज़्यादा, हमारी जो आजकल की यंग जनरेशन है उसमें एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, किसकी? इंटरनेट की। चिप मेमोरी क्या है? स्मॉल मेमोरी इनसाइड CPU, जो कैप CPU के अंदर स्मॉल सी मेमोरी होती है जिसको आप कैचअप भी कहते हैं। एग्जांपल इसकी L1 और L2, तो L1 ज़्यादा फास्ट होती है, L2 उससे कम फास्ट होती है। CRT वर्सेस LED मोनीटर। CRT और LED मोनीटर का फ़र्क बताना है, तो CRT बल्कि है, ठीक हो गया, मोर पावर कंज्यूम करता है, ठीक हो गया, और उसके अलावा आपके लिए नुकसानदेह भी है। जबकि LED स्लिम है, पतला सा है और एनर्जी एफिशिएंट, इसकी एनर्जी भी एफिशिएंट है, यानी कम एनर्जी कंज्यूम करता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रिंसिपल क्या है और इसकी डीकम्पोजिशन क्या है? तो इसके दो प्रिंसिपल्स हैं। डीकम्पोजिशन, ब्रेक अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डीकम्पोजिशन का मतलब ही यह है कि डीकम्पोज करना, यानी तोड़ना, ब्रेक करना बिग प्रॉब्लम को इनटू स्मॉलर पार्ट। पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है? फाइंडिंग सिमिलैरिटीज़ इन अ प्रॉब्लम, सिमिलैरिटीज़ निकालना प्रॉब्लम के अंदर पैटर्न रिकॉग्निशन है। डिकम्पोजिशन मीन्स डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल स्टेप। डिकम्पोजिशन का मतलब है डिवाइड करना कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इनटू मैनेजेबल स्टेप्स के अंदर। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रॉपर्टीज़। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ अ सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग लॉजिकल स्टेप्स एंड कंप्यूटर बेस्ड मेथड। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब यह है कि आप प्रॉब्लम्स को सोल्व करें लॉजिकल स्टेप्स के ज़रिए और कंप्यूटर बेस्ड मेथड के ज़रिए। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है? डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिथम डिज़ाइन, ठीक है। डिकम्पोजिशन और पैटर्न रिकॉग्नाइज आपने ऊपर पढ़ा है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अननीडेड थिंग्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द प्रॉब्लम, यानी आपकी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको प्रॉब्लम के अंदर से, प्रॉब्लम सोल्यूशन के अंदर से निकाल देना एब्स्ट्रैक्शन कराता है। एल्गोरिथम डिज़ाइन क्या होता है? एल्गोरिथम डिज़ाइन आप कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी आप स्टेप्स लिखें, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम ऑफ सोल्यूशन लिखें, तो इसको आप क्या कह देंगे कि ये क्या? एल्गोरिथम डिज़ाइन। लॉजिकल वर्सेस एल्गोरिथम थिंकिंग। लॉजिकल और एल्गोरिथम थिंकिंग में फ़र्क बताना है आपने। लॉजिकल थिंकिंग क्या? यूजेस रीजनिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आप किससे एक्सप्लेन करेंगे? रीजंस पर। और एल्गोरिथम थिंकिंग क्या है? आप यूजेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, स्टेप्स लिखेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। रोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है?
इट हेल्प्स इन सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एफिशिएंटली इन कंप्यूटर साइंस। यह आपको मदद देता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एफिशिएंट मैनर में सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंस के। एग्जाम्पल, डिज़ाइन अ प्रोग्राम बाय ब्रेकिंग टास्क इनटू स्टेप्स। एग्जाम्पल इसके क्या है, आप डिज़ाइन करेंगे प्रोग्राम को, ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्टेप्स, उनको स्टेप्स में। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या है, सम ऑफ इवन नंबर अप टू 100, आपने इसका फ़्लो चार्ट बनाना है। तो स्टार्ट लेंगे आप n, पहला स्टेप आप लेंगे स्टार्ट, ठीक है, ओवल शेप के अंदर आएगा, उसके अंदर आप n रख लें, फिर इनिशियलाइज सम इक्वल टू 0, फिर उसको इनिशियलाइज करें सेकंड स्टेप में प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर कि वो 0 है, ठीक है, और n लूप फ्रॉम 2 to 50, फिर n को आप स्टार्ट लें कि वो n जो होगा वो 2 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा, फिर ऐड इवन नंबर, फिर उसके बाद ऐड करें, उसको डिस्प्ले करें सम ऑफ n एंड एंड कर दें इसको। तो ये एक अलग से टॉपिक है, तो इसको अलग से ही डिस्क्राइब करना चाहिए, यहाँ इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। फिर इस तरह फ्लो चार्ट है, तो सम प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर, तो ये आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देखेंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट एंड इसने आपको बताया कि स्टार्ट लें, एन एक वेरिएबल, फिर इनपुट लें नंबर, फिर कैलकुलेट उनका सम और प्रोडक्ट करें और डिस्प्ले कर दें उसके रिज़ल्ट को। फिर फ्लो चार्ट उसी तरह प्रोडक्ट और एवरेज ऑफ 4 नंबर, तो ये भी आपकी बुक के अंदर सोल्व है, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ मैंने माइनर से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम और LARP क्या है। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर सोल्व बाय ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होता है, सोल्व बाय ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आप बड़े प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके सोल्व करते हैं, उसको कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहते हैं। LARP क्या है, लॉजिकल एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन प्रोसेसिंग। लॉजिकल एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन प्रोसेसिंग आप किसको कहते हैं, LARP। सिंप्लेक्स वर्सेस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सिंपल वर्सेस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कौन सा होता है, सिंपल वो जो इजी एंड स्मॉल होगा, इजी एडिशन वगैरह, और कम्प्लेक्स वो लार्ज होगा और नीडेड स्टेप जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स चाहिए हो, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मेथड टू डिज़ाइन अ सोल्यूशन, कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए आप डिज़ाइन करते हैं किसी सोल्यूशन को फॉर द कंप्यूटर। तो पहला स्टेप एल्गोरिथम है, फिर फ्लो चार्ट है और फिर परस्यूडो कोड है। डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, अ प्रोसेस टू सोल्व प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी फोकसिंग ऑन यूज़र नीड एंड इनोवेशन। आप प्रोसेस करते हैं, सोल्व करते हैं प्रॉब्लम को क्रिएटिव करके, ऑन यूज़र नीड एंड इनोवेशन, यूज़र की ज़रूरत के मुताबिक, और इनोवेशन करते हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड करते हैं। IPO चार्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। IPO चार्ट आपने बनाना है, तो इनपुट में आप लिखेंगे नंबर्स, फिर प्रोसेसिंग आपका क्या करना है, मल्टीपल नंबर फ्रॉम 1 to 10, और आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, टेबल। तो ये सिंपल IPO चार्ट आपने ब्लॉक बनाकर इसको रिप्रेजेंटेशन करनी है। 59 क्वेश्चन है, फेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग के फेस क्या है, नंबर 1 एम्फसाइज, डिफाइन, आइडिएट और प्रोटोटाइप। ये क्या है, फेस ऑफ डिज़ाइनिंग थिंकिंग। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, प्रॉब्लम इज़ अ सिलेक्शन ऑफ नीड, प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन नीडिंग अ सोल्यूशन, अ प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन, प्रॉब्लम एक सिचुएशन होती है, नीडिंग अ सोल्यूशन जिसके सोल्यूशन की नीड है, यानी जिसको हल करना ज़रूरी है। अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाइंग बाय डिफाइनिंग इनपुट्स। कंप्यूटिंग प्रॉब्लम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना इनपुट्स के ज़रिए, प्रोसेसिंग करना और फिर उसका रिजल्ट जनरेट करके देना। स्टेप्स ऑफ फ्लो चार्ट क्या हैं, तो स्टेप ऑफ फ्लो चार्ट में सबसे पहले आता है स्टार्ट, फिर इनपुट प्रोसेस यानी इनपुट और प्रोसेसिंग, फिर डिसीजन, आउटपुट और फिर एंड। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लॉजिक, अंडरस्टैंड करना लॉजिक इससे आसान हो जाएगा। इजी डिबगिंग, आप आसानी से डिबगिंग कर सकते हैं प्रोग्राम की, एंड क्लियर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आपको क्लियरली प्रॉब्लम के सोल्यूशन दिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद IPO मॉडल क्या है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट मॉडल एक्सप्लेन हाउ डाटा इज़ हैंडल इन अ सिस्टम। IPO मॉडल में आप इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट मॉडल को एक्सप्लेन करता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि डाटा को कैसे हैंडल करना है इन अ सिस्टम। कंसेप्ट मैप क्या है, कंसेप्ट आर शोन यूजिंग नोड्स एंड लिंक टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। कंसेप्ट शो करता है यूजिंग नोड्स के आप कौन से नोड्स यूज़ कर रहे हैं, लिंक्स को टू प्रेजेंट रिलेशनशिप के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ, तो आप वीडियो को डिवाइड करते हैं ताकि आप आसानी से इनको देख लें और समझ लें और आसानी से इनको तैयार कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे और चैप्टर 3 से इसको लेकर चलेंगे। तो आपसे
गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोज़, हमारा चैनल पसंद है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि कोई भी अपडेट होती है तो हम उसको आपके साथ शेयर कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।